गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और फॉर अनलॉफुल कंसीडरेशन। तो हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो या तो गलत तरीके से लिए गए हैं, जैसे फ्रॉड करके या स्टील करके, या फिर उनका जो कंसिडरेशन है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, या फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट हमसे गुम हो जाता है, तो उस केस में उसका क्या स्टेटस होगा, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम दो बातों पर फोकस करेंगे। एक तो उन पर्सन्स पर जिनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिला है, राइट, या फिर जिन्होंने स्टील किया है, चोरी का इंस्ट्रूमेंट है, या फिर फ्रॉड से लिया है, या फिर जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स के स्टेटस के बारे में। हालांकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में हम पहले बात क्लियर कर चुके हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाता है वो सभी डिफेक्ट से रिमूव होकर जाता है। तो अभी हम पहले इन कैटेगरीज पर जाएंगे। लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो गुम हो गया, मान लीजिए, तो जिसको भी मिला है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइंडर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ फाइंडर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्टेटस क्या रहेगा, और उसके जो मालिक है, जो एक्चुअल होल्डर था, यानी कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट था और उससे गुम हो गया, उसका स्टेटस क्या होगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहीं से मिलता है जो कि किसी का गुम हो चुका है, तो क्या आप उसके लीगल ओनर कहलाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसके लीगल ओनर नहीं हो। आप उसका अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हो। जैसे ही एक्चुअल ओनर को अगर ये पता लगता है कि इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो आकर आपसे वो इंस्ट्रूमेंट ले सकता है और उसकी अमाउंट जो है वो, यानी उसका जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकता है। दूसरी जो बात है कि मान लीजिए आपको वो इंस्ट्रूमेंट मिला और आप जिसने पेमेंट करनी है, यानी कि जो एक्सेप्टर था, उसके पास चले गए और उसने आपके ऊपर बिना डाउट किए आपको पेमेंट कर दी, राइट। उसे बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यानी कि जब एक्सेप्टर या ड्रॉर जिसने इंस्ट्रूमेंट लिखा है और जो पेमेंट देने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है, मतलब वो अपनी सारी तसल्ली करने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद अगर वो आपको पेमेंट कर देता है और उसे बिल्कुल भी ये डाउट नहीं है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके बाद वो अपनी सारी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। एक्चुअल ऑनर जो है उस पर इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। हालांकि एक्चुअल ऑनर को ये अधिकार है कि वो इस अमाउंट को आपसे ज़रूर ले सकता है, क्योंकि आपने उस अमाउंट के ऊपर गलत तरीके से अपना हक जमाया है, आपको वो पैसा नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तीसरी जो बात है वो है कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट है, मान लीजिए आपको वो इंस्ट्रूमेंट मिला एंड आपने आगे किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसने उसे गुड फेथ में लिया था और विदाउट नेग्लिजेंस लिया था। तो वहाँ जाने के बाद, यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर आपसे उसके पास गया है, आप तो फाइंडर हो ना, आपको तो अधिकार नहीं था, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाते ही आपका वाला टाइटल जो है ना, उसके केस में बेटर टाइटल बन जाएगा। यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स को उस पर अमाउंट लेने का अधिकार है और उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर एक्चुअल ओनर को इस बात की जानकारी होती भी है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स से अपनी अमाउंट जो है वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास ये बेटर टाइटल मिल गया है, ठीक है। तो वो उसके अपने पास रख भी सकता है उसको और उसका अमाउंट भी ले सकता है। नेक्स्ट इज़, अगर कोई भी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी प्रोमिसरी नोट है, वो अगर मैच्योरिटी से पहले गुम हो गया फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, हम पेयर को, जिसने पेमेंट करनी है, हम उसको ये कह सकते हैं कि आप जो है एक और बिल लिख दीजिए ताकि जो है मैं उसकी पेमेंट ले पाऊँ, और ओरिजिनल क्योंकि बिल आपसे गुम हो चुका है। तो आपके कहने पर ड्रॉर या एक्सेप्टर हो सकता है दूसरा बिल भी लिख कर दे दे। हालांकि ज़रूरी नहीं है, कई बार नहीं भी मानते वो लोग इस बात को, पर अगर वो लिख कर दे देते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको एक गारंटी देनी पड़ सकती है उस पर्सन को जिसने आपके कहने पर दोबारा बिल लिखा है, ऑब्वियसली। तो उसको ये भी हो सकता है ना कि आपने तो बिल लिखवा लिया, अब आप तो पेमेंट के हकदार हो गए ना, लेकिन जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मिला होगा वो भी कहीं पेमेंट ले जाए, तो पता चले कि एक्सेप्टर को दो बार पेमेंट करनी पड़ जाए। तो इसीलिए हम ये गारंटी देते हैं ड्रॉअर को या
जो हमारा एंडोर्सर है या फिर जो पेई है उसको हम ये कह देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको दूसरी बार पेमेंट आपने कर दी तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, आपको कोई लॉस सहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। कोई भी जो पर्सन है जिससे इंस्ट्रूमेंट खो गया है उसको उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको बाकायदा इसकी जानकारी देने के लिए प्रॉपर नोटिस देना चाहिए सभी पार्टीज़ को, और पब्लिक नोटिस भी इशू करना चाहिए ताकि इसके बारे में सब लोग अवेयर हो जाएं। राइट, ये तो पहला पॉइंट था लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब बात करेंगे स्टोलन इंस्ट्रूमेंट की। स्टोलन का मतलब क्या है कि गुम नहीं हुआ है, किसी ने चोरी किया है। ठीक है, अब जिस पर्सन ने उसको चोरी किया है क्या उस पर्सन के पास लीगल अधिकार है उसको अपने पास रखने का और उसकी अमाउंट लेने का? बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल ओनर को ये अधिकार है कि वो उस पर्सन से जो थीफ है उससे अपना इंस्ट्रूमेंट वापस ले और उसके ऊपर अपना अमाउंट भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टोलन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को जिसने उसे गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस लिया है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अधिकार है, यानी कि उसके पास अच्छा अधिकार है, मतलब बेटर टाइटल मिल जाएगा उसको जिस पर्सन से उसको ये इंस्ट्रूमेंट मिला है। ठीक है, अगर एक पर्सन ने चोरी की और अब किसी और पर्सन को दे दिया, उस पर्सन ने गुड फेथ में ले लिया, तो जिसने गुड फेथ में लिया उसको तो नहीं आइडिया ना कि आपने चोरी करके लिए दिया है उसको। ठीक है, तो आपसे बेटर टाइटल उसको मिल गया है ना, तो वो उसको अधिकार को उसको उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख भी सकता है और उसकी पेमेंट भी वसूल कर सकता है। तीसरी जो बात है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अभी कुछ लोग क्या होता है कि जैसे फ्रॉड करके या कॉर्शियन से, मतलब या किसी को परेशान करके या अनड्यू प्रेशर दे के अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखवा लेते हैं और उसकी पेमेंट लेने के लिए सोचते हैं कि हमारे पास अधिकार आ गया, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से लिखवाया गया इंस्ट्रूमेंट जो ज़बरदस्ती भी है या अपने प्रभाव से आपने इंस्ट्रूमेंट अपनी फेवर में लिखवा लिया है, उसका लीगल अधिकार आपको नहीं मिलेगा, उसका पेमेंट लेने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ गई, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर ये चला जाता है तो उसको बेटर टाइटल मिलेगा, वो इसकी पेमेंट भी ले सकता है, इसको अपने पास रख भी सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो कई बार हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इसलिए लिखते हैं, हम किसी वैसे व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं जो पर्सन हमारे लिए गलत काम करने को तैयार हो गया है। ठीक है, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए लिखा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू से ही वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, यहाँ पे भी वही सीन रहेगा। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर ये चला गया है, मतलब अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए लिखवाया गया था, ठीक है, तो जिसको आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया उसने आगे एंडोर्स कर दिया, किसको दे दिया? होल्डर इन ड्यू कोर्स को। ना होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी क्या ऐसा अधिकार मिल जाएगा? बिल्कुल उसको मिल जाएगा कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को कैश करवा सकता है, इसकी पेमेंट ले सकता है। तो ये सारी बातें कौन सी हो गई? ये सारी बातें हमने चेक की कि अगर हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से मिले कि हमें कहीं गुम हुआ मिल गया है, हमने चोरी से लिया है, हमने गलत तरीके से लिया है, हमने फ्रॉड करके लिया है, तो क्या स्टेटस रहेगा वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है आज का, छोटा सा और एक टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसीडरेशन। अभी तक तो ये बात कर रहे थे ना, कंसीडरेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अच्छा अधिकार होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, पर क्या ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो विदाउट कंसीडरेशन के भी मूव करते हैं? हाँ, वैसे तो ऐसा हो सकता है कि विदाउट कंसीडरेशन भी हम जो जैसे आप अगर किसी को एक 5,000 का चेक दे रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, तो यहाँ कंसीडरेशन तो कुछ नहीं हुआ ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, वो तो है, और बाकायदा वो सामने वाला पर्सन उस 5,000 को कैश करवा के अपने पास लेके रख सकता है। तो नॉर्मल जो रूल है, यानी कि जो लॉ ये मान कर चलता है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है या ट्रांसफ़र किया गया है वो एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए किया गया है। लेकिन अगर कोई पर्सन एंड टाइम पर पेमेंट देने से इनकार कर दे तो ये भी, अब मान लीजिए मैंने आपको गिफ्ट किया 5,000 का चेक और कल को मैंने बैंक को ही मना कर दिया कि भाई ये पर्सन आए ना चेक लेके तो इसको पेमेंट मत करना, तो जिसको मैंने चेक दिया अब वो कहेगा जी मुझे फिर पेमेंट करवाओ,
तो मैंने तो मना कर रखा है, तो क्या वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है? देखा जाए तो एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने तो उसको गिफ्ट किया ना। अब मान लीजिए कोई गिफ्ट की आइटम है, एक अगर आप किसी को वादा करते हो कि मैं आपको गिफ्ट करूंगी और बाद में आप नहीं देते हो, तो क्या वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। सेम केस यहाँ पे भी है। तो अगर कोई भी पर्सन पेमेंट करने से इनकार कर देता है ये कहकर कि भैया कंसीडरेशन तो था नहीं, तो मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं दे सकता आपको कुछ भी, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में कंसीडरेशन का कोई बात नहीं हुई थी। जब कंसीडरेशन नहीं होता तो सामने वाला पर्सन भी आपके लिए काम कोई क्यों करेगा, है कि नहीं बात? ओके, अब ये बात तो हो गई क्लियर। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो फिर दोनों पार्टीज़ को राइट्स और लाइबिलिटीज एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते ना, ठीक है। लेकिन अगर कंसीडरेशन के साथ किया है और आपको पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप पेमेंट के लिए उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप कंसीडरेशन तो पहले उसको दे चुके हो, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी से 5,000 का सामान खरीदा है और बदले में आपने उसको चेक दिया है। अब आपका चेक जो है वो पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको इसलिए एक ऐसी फ्रेंडशिप में या गिफ्ट के तौर पर दे दिया है, लेकिन वो कैश नहीं हो पा रहा, क्या वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि उस केस में क्या था? कंसीडरेशन था ही नहीं, क्योंकि वो तो आप सिर्फ एक गिफ्ट था, ठीक है। अब आ जाती है पार्शियल फेलियर ऑफ कंसीडरेशन की बात। पार्शियल फेलियर का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है पामोल, उसने एक प्रोमिसरी नोट दिया है 500 रुपये का। अब मान लीजिए, चलो मैं आपको अपने आप ही कर देती हूँ, इसको छोड़ो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को 1,000 रुपये का चेक दिया या 1,000 रुपये का बिल प्रोमिसरी नोट लिख कर दिया कि मैं आपको 1,000 रुपये इस दिन पे पेमेंट कर दूंगी। आपने अपनी फ्रेंड को दिया ये, ठीक है। अच्छा, 1,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट तो लिख कर दिया है, लेकिन उसमें जो है उसके बदले में आपने जैसे कंसीडरेशन लिया है वो कम का ले रखा है। मान लीजिए आपकी फ्रेंड ने आपको कभी 800 रुपये उधार दिए थे, उसके बदले में आप उसको 1,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दे रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है, जब उसने आपको 800 दिए थे, आप 1,000 का क्यों लिख रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्रेंड ने आपको 800 रुपये तो दे दिए और कहा कि 200 रुपये मैं आपको बाद में दूँगी, तो टोटल आपके पास 1,000 रुपये की उधार हो जाएगी। तो आपने सोचा कि मैं सीधा 1,000 का ही बिल लिख कर उसको दे देती हूँ। आपने मतलब प्रोमिसरी नोट लिखकर उसको दे दिया। अब जब तक उसका 200 रुपये आपके पास आ नहीं जाता, तब तक आप उसको 1,000 रुपये क्यों दोगे? तो कहने का मतलब होता है कि आपकी फ्रेंड को अब उस प्रोमिसरी नोट पर 1,000 नहीं 800 रुपये ही लेने का अधिकार है, क्योंकि कंसीडरेशन सिर्फ 800 का था, जिसकी मैं बात कर रही हूँ पार्शियल कंसीडरेशन की, ठीक है। जब तक आपने 1,000 रुपये का कंसीडरेशन नहीं लिया, तो आप 1,000 रुपये का प्रोमिसरी नोट दे तो दो, लेकिन पेमेंट आप 800 की ही करोगे। हाँ, अगर आपकी फ्रेंड इसी 1,000 रुपये के प्रोमिसरी नोट को अपनी एक और फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे उसने 1,000 रुपये लेने थे, तो वो तो उससे 1,000 रुपये पूरे लेगी ना उस प्रोमिसरी नोट पर। वो तो 800 नहीं लेगी, क्योंकि उनके बीच में कंसीडरेशन कंप्लीट था। प्रॉब्लम कहाँ थी? आप दोनों के बीच में थी। आप दोनों के बीच में 800 रुपये का ही लेन देन हुआ था, तो वापसी भी 800 की ही होगी। लेकिन जब वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र होती है, तो सामने वाले को पूरे पैसे लेने का अधिकार हो जाता है। यही है पार्शियल फेलियर। और पार्शियल कंसीडरेशन वर्ड भी यूज़ करेंगे तो भी पॉइंट यही बनेगा हमारा, ठीक है। फेलियर का मतलब यही है ना कि जैसे आपकी फ्रेंड ने आपको 200 रुपये देने की बोला था, लेकिन दिए नहीं, दैट इज़ फॉर पार्शियल फेलियर ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। सो ये हो गया आज का टॉपिक। तो आज हमने 2 बातें क्लियर की, एक तो कंसीडरेशन के बारे में, और एक कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है गुम हो जाता है, किसी को मिल जाता है, किसी ने चोरी से दिया है, किसी ने गलत तरीके से कंसीडरेशन दिया है, उधर अनलॉफुल है कंसीडरेशन, कहीं कोई फ्रॉड है, तो वहाँ पर स्टेटस क्या होगा पार्टीज़ का, वो हमने आज क्लियर किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।